हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। मैं आपका दोस्त सुभाष चौधरी। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। जो भी न्यूली ऐड हुए हैं उनको बता दूं, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट कर दिया है। एक डिजीज़ कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, कलेजिया कार्डिया। आज हम दूसरी डिजीज़ कंडीशन पढ़ेंगे जो इसोफेगस की है, जिसका नाम है इसोफेजियल वेरिसेस। और कल के टॉपिक में कुछ जो रिमेनिंग रह जाती है इसोफेगस की डिजीज़ वो हम कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए आप मेरे साथ कंटिन्यूस बने रहे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। जहाँ से समझ में नहीं आई वहाँ से मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इसोफेजियल वेरिसेस। Esophageal varices are extremely dilated submucosal vein in the lower third of esophagus। यानी जो esophageal varices है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो सबम्यूकोजल वेन है, यानी जो सबम्यूकोजा होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी और वेन सबम्यूकोजा लेयर में होती है, जिनके अंदर क्या होता है, डायलेशन हो जाता है। उस डायलेशन को बोलते हैं इसोफेजियल वेरिसेस। जो लोअर थर्ड पार्ट ऑफ इसोफेगस है उसके अंदर ये डायलेशन आपको देखने को मिलेगा। वेरिकोसिटीज और जो इसोफेजियल वेरिसेस है इनमें क्या होता है, डायलेशन होता है वेन या आर्टरी का। चलिए इनके बारे में, ये जो मैंने दे रखा है आउटर लेयर, जो म्यूकोजल लेयर है, जो 4 लेयर होती है जीआईटी में, उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ इनर टू आउटर लेयर, म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। जो म्यूकोजा होती है उसके अंदर 3 लेयर और होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरियस लेयर। याद रखना 3 लेयर म्यूकोजा के अंदर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस लेयर। इनके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगा जब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। सबम्यूकोजा ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। याद रखना इसके अंदर ब्लड सप्लाई, जो आर्टरीज वेंस है उनमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो सबम्यूकोजा लेयर से होती है। इसीलिए जो सबम्यूकोजा है उसके अंदर वेन में डायलेशन हो रहा है, उसकी वजह से इसोफेजियल वेरिसेस आपको देखने को मिलेगा। मस्कुलरिस लेयर ये मस्कुलर टिश्यू से बनी होती है। इसके अंदर भी 2 लेयर होती है, लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर। ये मेनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करती है। याद रखना मस्कुलरिस लेयर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करती है। सीरोसा जो एलिमेंट्री कैनाल की आउटर कवरिंग होती है। याद रखना सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। देखना जो इनर टू आउटर लेयर है उसमें आपको करना है म्यूकोसा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। अगर आउटर टू इनर पूछा जाता है तो आपको करना है अपोजिट, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा एंड म्यूकोजा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सबम्यूकोजा से, यानी कि इसमें से पूछा जाता है कौन सी लेयर में ब्लड सप्लाई होती है, कौन सी ब्लड यानी कि कौन सी लेयर से ब्लड सप्लाई होती है। तो आपको राइट आंसर करना है सबम्यूकोजा। और जो नर्व प्लेक्सस या नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है वो भी सबम्यूकोजा लेयर में प्रेजेंट होती है। सबम्यूकोजा लेयर से नर्व की सप्लाई होती है। नेक्स्ट है, दे आर मोस्ट ऑफन ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन कॉमनली ड्यू टू सिरोसिस। पीपल विथ इसोफेजियल वेरिसेस हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डेवलप सीवियर ब्लीडिंग विच लेफ्ट अनट्रीटेड कैन बी फेटल। यानी जो इसोफेजियल वेरिसेस है वो मेनली पोर्टल हाइपरटेंशन और लीवर सिरोसिस की वजह से होता है। याद रखना मोस्ट कॉमन कॉज है वो लीवर सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। यानी इसोफेजियल वेरिसेस हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डेवलप सीवियर ब्लीडिंग। इसके अंदर इसोफेजियल वेरिसेस के अंदर सीवियर ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। कब? जब आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या फिर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए
तो ये सीवियर ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। तो इसका कॉम्प्लिकेशन यहीं से आपको मिल गया है कि जो इसोफेजियल वेरिसेज है उसका सीवियर कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। आपको राइट आंसर करना है ब्लीडिंग। यदि इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये फेटल यानी कि खतरनाक या घातक साबित हो सकती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। ये इसोफेजियल वेरिसेज का कुछ इंट्रोडक्शन। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, उनका आंसर आपको देना है। अगर नहीं आए तो आप मेरे से ज़रूर पूछें, कमेंट करके मेरे को बताएं सर इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको राइट आंसर जल्दी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज की। फर्स्ट है पोर्टल हाइपरटेंशन। जो इसोफेजियल वेरिसेज है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है पोर्टल हाइपरटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसोफेजियल वेरिसेज का जो कॉज होता है वो होता है पोर्टल हाइपरटेंशन। नॉर्मल पोर्टल प्रेशर होता है 5 to 10 mm ऑफ Hg या 7 to 14 सेंटीमीटर H2। याद रखना, सेंटीमीटर H2 में पूछे तो 7 to 14, और अगर Hg में पूछे तो 5 to 10 mm Hg। नेक्स्ट लिवर सिरोसिस। दीज आर एट हाई रिस्क फॉर रप्चर इफ पोर्टल सर्कुलेशन प्रेशर इज राइजेज। जो लिवर सिरोसिस है इसके अंदर इरिवर्सिबल स्कार बन जाता है, जिसकी वजह से जो पोर्टल प्रेशर है, जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। उसकी वजह से रप्चर होने के हाईएस्ट रिस्क होते हैं, यानी ज़्यादा संभावनाएं होती है। नेक्स्ट है एल्कोहलिज्म। जो एल्कोहलिज्म यानी अल्कोहल लेता है उस पेशेंट में मेनली लिवर सिरोसिस देखने को मिलता है। लिवर सिरोसिस के जो कॉम्प्लिकेशंस है उनमें हम पढ़ेंगे असाइटिस यानी फ्लूइड एक्यूमुलेशन, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट है हिमेटेमेसिस। जिसने प्रीवियस वीडियो जो मैंने टर्मिनोलॉजी का बनाया था वो देखा है तो आपको पता है हिमेटेमेसिस मीन्स क्या होता है। मैंने बताया था कि आप ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जब डिजीज़ कंडीशन पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगी। जो भी न्यूली ऐड हुए हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। हिमेटेमेसिस मीन्स ब्लीडिंग विथ वॉमिटिंग, यानी कि वॉमिटिंग के साथ ब्लड आपको देखने को मिलेगा, उस कंडीशन को बोलते हैं हिमेटेमेसिस। मेलिना, डार्क ब्लड विथ स्टूल, यानी कि डार्क कलर का आपको ब्लड अगर स्टूल के साथ में दिखाई देता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेलिना। नेक्स्ट है टेरी स्टूल या ब्लैक स्टूल। टेरी स्टूल मीन्स जो रप्चर हुई है पोर्टल वेन से, जो ब्लड वगैरह रप्चर हुआ है इसोफेगस से, इसोफेजियल वेरिसेज की वजह से ब्लड गया है वो स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से आगे फिर चला जाएगा। जैसे आगे जाएगा तो वो स्टूल के साथ में मिल जाएगा और वो ब्लैक कलर में हो जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे जब तक वहाँ तक जाएगा तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। जब वो फुट के साथ स्टूल के साथ बाहर निकलने के लिए नीचे जाता है तो उसे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। एक होती है हिमेटोचेजिया। हिमेटोचेजिया में फ्रेश ब्लड देखने को मिलता है, जो मेनली हेमरोइड में देखने को मिलेगा। जब हेमरोइड पढ़ेंगे तो हिमेटोचेजिया उसमें आपको पढ़ना होगा, इसलिए हिमेटोचेजिया याद रखना। वैसे मैंने टर्मिनोलॉजी में बता दिए। नेक्स्ट है असाइटिस। असाइटिस लीवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जिसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना असाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट है हिपेटोमेगली यानी एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। लीवर एनलार्जमेंट हो जाएगा क्योंकि पोर्टल वेन से आगे विनस ब्लड है वो जा नहीं रहा है, वो सीधा डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा, वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है डायलेटेड एब्डोमिनल वेन। आगे जब प्रेशर लग रहा है एब्डोमिनल वेन्स के ऊपर तो वो आपको डायलेटेड यानी कि फुली भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है साइन ऑफ शॉक।
शॉक मीन्स होता है सर्कुलेशन में डेफिशिएंसी होना, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाना, उस कंडीशन को बोलते हैं शॉक। शॉक का जो मेन मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है, यानी जो देखने को मिलता है शॉक के अंदर, वो टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। याद रखना, टैकीकार्डिया मेनली शॉक में देखा जाता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। 2 टाइप के डायग्नोसिस हम इसके अंदर यूज़ लेते हैं। एंडोस्कोपी, इसोफेजियल वेरिसेस को देखने के लिए एंडोस्कोपी यूज़ लेते हैं। अक्लेजिया कार्डिया में एंडोस्कोपी मैंने अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी मीन्स विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को देखने के लिए एंजियोग्राफी भी करते हैं। इसमें इसोफेगस जो इसोफेजियल वेरिसेस है, इसमें क्या हो रहा है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही है, तो उनको देखने के लिए क्या ज़रूरी है, एंजियोग्राफी करना ज़रूरी है। एंडोस्कोपी से हम देखेंगे कि ब्लीडिंग हो रही है कहाँ से, जो इस डायलेशन है ब्लड वेसल्स का वो कहाँ से हो रहा है। मेनली इसोफेजियल वेरिसेस में जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। फर्स्ट है NPO मीन्स नील पर ओरल। आपको कुछ भी नहीं खिलाना है। अगर किसी भी कंडीशन में जिसमें ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है, जैसे क्रॉन्स डिजीज़ है और जैसे कोई पेप्टिक अल्सर है, उनके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो उनमें आपको NPO रखना है। नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइन। ये तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, याद रखना। जन्मसिद्ध अधिकार है आपका। जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है, कुछ भी आई या नहीं आई, ये लाइन ज़रूर आती है, मॉनिटर वाइटल साइन। कॉलेज का स्टूडेंट हो चाहे कोचिंग का स्टूडेंट हो, सबको ये लाइन ज़रूर आती है। नेक्स्ट है मॉनिटर LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको मॉनिटर करना है। किससे करोगे, बाय द GCS ग्लासगो कोमा स्केल। मैंने लेक्चर बना दिया है, बहुत अच्छे से समझा भी दिया है। इसमें एक चीज़ और समझनी है, वो मैं बता देता हूँ जो उसमें रह गई थी। जो GCS है ग्लासगो कोमा स्केल, उसके अंदर मोस्ट इंडिकेटिव साइन कौन सा होता है, यानी आप क्या देखोगे जिससे कॉन्शियसनेस आप पता लगा सको। तो आपको राइट आंसर करना है वहाँ पर आई से हम पता लगाएंगे कॉन्शियसनेस है या नहीं है। मोस्ट इंडिकेटर होता है आई। नेक्स्ट है एलिवेटेड हेड ऑफ बेड मीन्स जो पेशेंट है उसके हेड को एलिवेट करना है, यानी जो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होती है उसके अंदर क्या होता है, हेड नीचे और पैर ऊपर होते हैं। तो आपको क्या करना है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन यूज़ करनी है, जिससे जो पैर है वो नीचे होंगे, हेड ऊपर होगा। तो आपको वो पोजीशन यूज़ करनी है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, यानी सर्कुलेशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होएगा तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन भी एडमिनिस्टर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर IV फ्लूइड, यानी कि शॉक की वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन हो नहीं रहा है। अगर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा तो हाइपोवोलीमिया कॉज होगा। हाइपोवोलीमिया को ट्रीट करने के लिए IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट है एडमिनिस्टर आई सेलाइन इरिगेशन ब्रैकेट वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। आई सेलाइन इरिगेशन आपको यूज़ करना है, जिससे क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ेंगे, तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। वेजो डायलेशन करता है हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन करता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, बट वो टाइम लिमिट होती है। 30 मिनट तक यूज़ लेने पर ही वो अपना इफ़ेक्ट देते हैं। अगर 30 मिनट बाद भी आप यूज़ कर रहे हो तो वो अपोजिट इफ़ेक्ट दर्शाएंगे या दिखाएंगे। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी, विजुलाइज अपर GIT स्मॉल इंटेस्टाइन तक होती है, जिसको देखने के लिए एंडोस्कोपी यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट है NPO, पेशेंट को NPO रखना है नील पर ओरल, जिससे इजीली जो इसोफेगस है वो अच्छे से दिख सके। नेक्स्ट है कंसेंट हमेशा डॉक्टर लेता है, याद रखना, नर्स कभी भी नहीं लेती है। नर्स सिर्फ चेक करती है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं।
आपको राइट आंसर करना है डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर कंसल्ट ले सकता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एनेस्थेटिक स्प्रे, एग्जाम्पल लिडोकैन, प्रिवेंट स्पाज्म, यानी कि आप जो एनेस्थेटिक स्प्रे है वो आपको यूज़ में लेना है जिससे स्पाज्म नहीं हो। आप जब एंडोस्कोपी यूज़ कर रहे हो तो अगर स्पाज्म हो गया तो एंडोस्कोपी आगे नहीं जा पाएगी, इसलिए आपको एनेस्थेटिक यूज़ करना है। नेक्स्ट, नर्स शुड चेक द गैग रिफ्लेक्स आफ्टर कॉन्शियसनेस, यानी जब पेशेंट एनेस्थेसिया से बाहर निकल रहा है, जैसे यानी पोस्ट एनेस्थेटिक रूम में आता है, तो सबसे पहले जैसे पेशेंट बोलता है मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को भूख लग रही है, तो आपको सबसे पहले उसका गैग रिफ्लेक्स चेक करना है। कैसे करोगे आप गैग रिफ्लेक्स? गैग रिफ्लेक्स आप चेक कर सकते हो उसको, जैसे पानी पिला दिया, पानी पिलाने के बाद आप नेक की तरफ चेक करोगे कि पानी को वो स्वेलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप उन जो मूवमेंट है, गर्दन में जो मूवमेंट हो रहे हैं उनको आप असेस करोगे, जिससे आप पता लगा सकते हो कि गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या एब्सेंट। यदि गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो आपको पानी या खाना नहीं देना है, क्योंकि वो फिर एस्पायरेट हो जाएगा। एस्पायरेट होगा तो इवन जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि एस्पायरेट होते वो लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा तो वो स्पाज्म कर देगा, स्पाज्म करेगा तो फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा और रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिससे पेशेंट मर भी सकता है। तो ये थी एंडोस्कोपी, जिसके अंदर आपको क्या क्या करना है, एनपीओ कंसेंट, एनेस्थेटिक स्प्रे यूज लेना है, गैग रिफ्लेक्स चेक करना है पोस्ट एनेस्थेटिक रूम में जब वो कॉन्शियस हो जाता है, उसके बाद में आपको सबसे पहले गैग रिफ्लेक्स चेक करना है, कुछ भी खिलाने पिलाने से पहले। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक वेराइसल लाइगेशन विथ एन गैस्ट्रिक आर्टरीज या वेन, यानी एंडोस्कोपी के द्वारा जो भी वेराइसल, जो इसोफेजियल वेराइसेस राइज हुआ है आर्टरी या वेन के अंदर, उनको क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे। लाइगेशन मीन्स बांध देंगे। नेक्स्ट है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी की मैं एक इमेज दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये प्रोसीजर भी यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट है शंटिंग प्रोसीजर, पोर्टोकेवल शंट द एनास्टोमोसिस ऑफ पोर्टल वेन टू IVC। इट इज़ डाइवर्टिंग ब्लड फ्रॉम पोर्टल सिस्टम टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। मीन्स जो पोर्टल सर्कुलेशन में ब्लड जा रहा है, अगर उसको डायरेक्टली एनास्टोमोसिस करके इन्फीरियर वेना केवा में डाल दे तो वो लीवर में नहीं जाएगा। अगर लीवर में नहीं जाएगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं बढ़ेगा, इसलिए पोर्टोकेवल शंट बनाकर जो पोर्टल हाइपरटेंशन है उससे जो पोर्टल से प्रेशर बढ़ रहा है उसको रिलीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिस्टल स्प्लेनोरेनल शंट, जो इसके अंदर क्या करेंगे, एनास्टोमोसिस करेंगे ऑफ स्प्लेनिक वेन टू लेफ्ट रेनल वेन। जो लेफ्ट रेनल वेन है और जो स्प्लेनिक वेन है उनका एनास्टोमोसिस कर देंगे। अब इनकी मैं इमेज दिखाऊंगा तीनों शंट की, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है मेसोकेवल शंट, यानी कि एनास्टोमोसिस ऑफ मेजेंट्रिक वेन टू IVC। इन्फीरियर वेना केवा से डायरेक्ट एनास्टोमोसिस कर देंगे मेजेंट्रिक वेन का। मेजेंट्रिक वेन मेनली जो लोअर GIT है उसको ब्लड सप्लाई करती है, मेजेंट्रिक आर्टरी, और मेजेंट्रिक वेन जो लोअर GIT है उनसे वापस ब्लड लेके आती है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसकी इमेज लास्ट में इंक्लूड कर दी है। सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब टू स्टॉप द अपर GIT ब्लीडिंग। जो अपर GIT है, मैंने बताया अपर GIT स्मॉल इंटेस्टाइन तक होती है, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार से ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब यूज़ ली जाती है। सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब को 3 ल्यूमन ट्यूब भी कहा जाता है। इसमें 3 ल्यूमन्स जो कौन कौन सी होती है, फर्स्ट होती है गैस्ट्रिक एस्पायरेटरी, जिसे हम एस्पिरेट करते हैं, स्टोमक से कुछ स्टोमक कंटेंट बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट गैस्ट्रिक बैलून हुड, गैस्ट्रिक बैलून हुड जो स्टोमक से जो बैलून है उसको अटैच करते हैं, जिससे वापस बाहर नहीं निकल सके, यानी डिसलॉग नहीं हो सके। नेक्स्ट इसोफेजियल बैलून हुड, इससे इसोफेगस में भी एक बैलून जो कनेक्ट करते हैं, जिससे एस्पिरेट या डिसलॉग होने से
बचा जा सके। नेक्स्ट है मिनेस्टा ट्यूब इज़ नोन एज फोर ल्यूमन ट्यूब, जिसे फोर ल्यूमन ट्यूब भी कहा जाता है, मिनेस्टा ट्यूब। इसमें 4 ल्यूमन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके हम इमेज देखेंगे अभी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट मॉनिटर वाइटल साइन, ये तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, और कुछ आए या नहीं आए। नर्सिंग स्टूडेंट्स को या जेनम स्टूडेंट्स को मॉनिटर वाइटल साइन, ये लाइन बिल्कुल याद होगी, और कुछ आए या नहीं आए ये तो पक्का याद है। नेक्स्ट है एलिवेटेड द हेड ऑफ द बेड, यानी जो पेशेंट का हेड है वो आपको एलिवेट रखना है। नेक्स्ट है मॉनिटर द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ड्यू टू चेंज द पोजीशन या पोस्चरल हाइपोटेंशन, आपको पोजीशन चेंज करने की वजह से पेशेंट का हाइपोटेंशन हो सकता है, वो भी आपको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द कन्फर्मेटिव टेस्ट टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ सेंग्स्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। 1 एस्पायरेशन, 2 ऑस्कल्टेशन, 3 सोनोग्राफी, 4 एक्सरे। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द कन्फर्मेटिव टेस्ट टू चेक द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। वही है इसके अंदर ऑप्शंस, आपको दोनों के करेक्ट आंसर देने हैं। दोनों ही ट्यूब है, अलग अलग ट्यूब है, एक एनजी ट्यूब है, एक सेंग्स्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब है। इनके करेक्ट आंसर आपको देने हैं। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, लेकिन आपको आंसर ज़रूर देना है। जैसा भी आता है, गलत आए गलत दीजिए, सही आए तो सही बता दीजिए, लेकिन आपको आंसर ज़रूर देना है, जिससे मेरे को भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर। ये मैंने बता दिया है, अब आपको बताना है। ए 1 से 5 mm है जी, बी 5 से 10 mm है जी, सी 10 से 15 mm है जी, डी 15 से 20 mm है जी। आपको राइट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोसिस इज ए कार्डिनल साइन ऑफ इन विच डिजीज कंडीशन। आपको राइट आंसर देना है, मैंने इसका बता दिया है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी इज एन ए नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, बी इन्वेजिव प्रोसीजर, सी एंड बी बोथ, डी नॉन ऑफ अबाउ। इसका भी आपको राइट आंसर देना है, मैंने बता दिया है, 2 बार बता दिया है, आज बता दिया, एक कल के लेक्चर में बता दिया। नेक्स्ट है बर्ड बीक लाइक अपीयरेंस इज सीन इन विच डिजीज कंडीशन। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वीडियो को आप देखते रहिए, इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। फिर आपको राइट आंसर कमेंट में लिखना है, यानी जो बर्ड बीक लाइक अपीयरेंस है वो किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलेगी। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, राइट आंसर आपको आगे मिल जाएगा। फिर आपको कमेंट में लिखना है। ये आपके सामने एक एंडोस्कोपी है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं, इसलिए एंडोस्कोपी आप देख लीजिए। आगे आगे कैमरा लगा हुआ है, इधर एक टीवी पे वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा इसोफेगस की जो ड्यूडेनम है वहाँ तक पहुँच चुका है एंडोस्कोपी, ड्यूडेनम को देख रहा है। नेक्स्ट है बर्ड बीक लाइक स्ट्रक्चर आर सीन इन लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जब नैरो होता है उस कंडीशन में देखने को मिलती है बर्ड बीक लाइक अपीयरेंस। आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा, मैंने ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, ये कल के टॉपिक में रह गया था। ये सेंग्स्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब 3 ल्यूमन, आपको 3 ल्यूमन इसके अंदर दिखाई दे रही होगी, एक अलग से एक और दिखाई दे रही है, उसके बारे में मैं आगे बता दूंगा। फर्स्ट है पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। आपको जो पोर्टल वेन है उससे जो वेना इन्फीरियर वेना क्या है उससे पोर्टल वेन से डायरेक्ट एनास्टोमोसिस की हुई है। आपको जो ब्लैक लाइन एक दिखाई दे रही होगी वहाँ से इसको एनास्टोमोसिस किया गया है। इस कंडीशन को बोलते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। तीनों संट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्टल स्प्लिनोरिनल संट। जो स्प्लेनिक वेन है उसको डायरेक्ट जो लेफ्ट रिनल वेन है उससे एनास्टोमोसिस किया गया है। आपको जस्ट किडनी के पास में रिनल वेन है वो दिखाई दे रही होगी, वहाँ से जो स्प्लेन है उसको डायरेक्ट एनास्टोमोसिस किया गया है। इमेज में आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। जो ब्लैक लाइंस आपको दिखाई दे रही है
एक वेन के ऊपर से वो उधर एनास्टोमोसिस की गई है। नेक्स्ट है मेसोकेवल शंट। मेसोकेवल शंट में जो मेसेंट्रिक वेन है उसका डायरेक्ट एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है इन्फीरियर वेना केवा से, जिससे जो लीवर है उस पर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज नहीं करेगा। उस पोर्टल हाइपरटेंशन से बचाने के लिए मेसोकेवल शंट बनाया जाता है। आपने सुना होगा हाइड्रोसिपिलस, उसमें जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है उसको कम करने के लिए या उसके प्रेशर को कम करने के लिए वीपीएस शंट यानी वेंट्रोपेरिटोनियल शंट यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है लेंटन ट्यूब, ब्लैकमोर ट्यूब एंड मिनेसोटा ट्यूब। ब्लैकमोर ट्यूब के बारे में आगे डिस्क्रिप्शन में जो कौन कौन सी ल्यूमेंस होती है वो हम देखेंगे। ये देख लीजिए, आपके सामने इमेज है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इमेज ऐड कर दी है। ये देख लीजिए सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, जिसके अंदर 4 ओपनिंग है। 2 ओपनिंग ब्लैक कलर से जो अटैच हो रखे एक मेजरमेंट्स हैं, एक गैस्ट्रिक एस्पायरेट, एक इसोफेजियल एस्पायरेट, इसोफेजियल बैलून एंड गैस्ट्रिक बैलून। इसके अंदर इसोफेजियल एस्पायरेट एक अलग से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब कहते हैं। नेक्स्ट है इसोफेजियल वेरिसेज का ट्रीटमेंट एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन के द्वारा। आप इमेज देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट इमेज है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी नीडल, इससे जो इसोफेजियल वेरिसेज है वहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही है उस पार्ट को रिमूव करके लाइगेशन कर देते हैं, एंडोस्कोपिक लाइगेशन कर देते हैं, जिससे ब्लीडिंग नहीं हो पाती है। ये था आज का टॉपिक इसोफेजियल वेरिसेज। आपको कहीं से भी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो कहीं से भी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।